हाय गाइस, ये वो शख्स है जिन्होंने आज हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि सारे कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बने हुए हैं, कोई कानून पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। बल्कि ये लड़ाई सिर्फ अतुल जी की नहीं है, बल्कि हर उस पुरुष की लड़ाई है जो आजकल किसी लड़की के द्वारा, अपनी पत्नी द्वारा झूठे आरोप में सिर्फ कानून के चक्कर काटता हुआ आ रहा है। अपनी मजबूरियां, अपनी कानून के पीछे अपनी सारी की सारी पैसे लगा चुका है, बट उन्हें कोई हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल हो भी जाता तो हम लोग ये बोल देते हैं हाँ कि ये लड़ाई बिल्कुल सही थी, पर लेकिन लास्ट में उन्हें क्या मौका खाना पड़ा कि अपनी चीज़ें, अपने सब कुछ उन्हें छोड़ने के बावजूद भी अपना दम तोड़ना पड़ा। तो ये चीज़ें रियल भी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सारे कानून ज़्यादातर लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि लड़कियाँ कोई झूठे आरोप में लड़के को फंसाना चाहे तो बहुत जल्दी फंसा भी देती हैं। बहुत सारी तो ऐसी भी होती है, और बहुत सारी इतनी अच्छी भी होती हैं कि वो अपने पति के लिए सब कुछ कर देती हैं। तो आज मैं आपको अतुल जी की पूरी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो पहले तो मैं बता दूँ, 9 दिसंबर को एक बेंगलुरु के पास से एक फ़्लाइट से फ़ोन जाता है वहाँ के पुलिस स्टेशन के पास कि यहाँ पर अतुल नाम के व्यक्ति ने पंखे से लगाकर अपना दम तोड़ दिया। वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस सारी की सारी मतलब अपना इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं जब वो लोग अपना सर्च करते हैं पुलिस वाले। तो उन्हें पहले तो मिलती है एक चेकलिस्ट जो दीवार पे लगी हुई होती है, और एक होता है जस्टिस फॉर इट, मतलब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्या इंसाफ मिलेगा मुझे, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ। और एक मिलती है 1.5 घंटे की वीडियो उनकी खुद की बनाई हुई, उन्होंने जिसमें अपना सब कुछ बताया गया है। और 24 पन्नों का नोट उन्होंने जो कि अपने हाथों से खुद लिखा। उसमें ये लिखा था कि कैसे उन्हें मतलब फंसाया गया, और अपनी पूरी कहानी लिखी थी उन्होंने, कैसे कैसे वो मतलब अपनी पूरी स्टोरी। उन्होंने ये भी बताया कि एक जज, रीता रीता करके उनका नाम है, वो जज ने इन्हें कैसे कैसे मतलब फंसाया था। उन्होंने जज रीता कौशिक का सबसे ऊपर नाम लिखा, उसके बाद अपनी धर्मपत्नी निकिता सिंघानिया, फिर उसकी माँ निशा सिंघानिया, फिर उसका भाई अनुराग सिंघानिया, फिर अपने उसके चाचा, इसका मतलब इनके ससुर ही अतुल जी के, उनका सुशील सिंघानिया, और एक था जज का मंतूर कुछ प्रचार होता है वहाँ का, वो उसका नाम भी लिखा था। पर लेकिन बात ये थी कि जो सबसे ऊपर नाम लिखा था वो था रीता सिंघानिया। इन्होंने सबसे ऊपर अपनी पूरी बातचीत में उनका ऊपर नाम लिखा था, और क्यों लिखा था उनका नाम, क्या पूरी स्टोरी थी, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अतुल जी की पूरी स्टोरी क्या थी। अतुल जी एक बहुत ही होनहार इंसान थे, और वो अपना बिल्कुल हंसमुख इंसान थे। नॉर्मल से वो 34 ईयर के थे, और वो अपना बेंगलुरु में जॉब करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी अपने गांव से ही, उनका बिहार में अपना घर है, और वहाँ पर ही अपना उन्होंने स्टडी की थी। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे संस्कारों से पाला था। उनके पिता हर एक कोशिश करते थे कि मैं अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश, हर एक खुशी देने की कोशिश करूं। उनकी मम्मी अपने घर के कामों में और अपने पूरे परिवार को जोड़ने में रहती थी, और वो अपने घर के ही काम करती थी, मतलब कि एक हाउस वाइफ थी। और उनका एक भाई था, बड़ा भाई, उनका रितीश, उसका मतलब इनका बड़ा भाई था अतुल का। वो हर एक सुख दुख में अतुल के साथ खड़ा रहा, हमेशा हमेशा उसका सपोर्ट किया, जब तक 2019 तक, जब तक उनकी शादी नहीं हुई, हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। फिर आता है 2019, और अतुल की मुलाकात होती है निकिता से एक वेबसाइट पे। वहाँ पर इनका रिश्ता तय हो जाता है। जैसे कि एक वेबसाइट होती है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं शादी तय करने वाली, उस साइट पे इनका रिश्ता तय हो जाता है। वहाँ पर ये रिश्ता तय करने के बाद निकिता और अतुल में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। निकिता बहुत कम बोलती थी, जैसे कि अतुल जी ने बताया, बहुत कम बोलती थी। पहले तो अतुल जी को ये लगा कि ये सब मतलब बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही चुप रहने वाली बंदी है, और इन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बट वो गलत थे। वहाँ पर उन्हें आगे जाके इस चीज़ का बहुत ही भुगतान भरना पड़ा, क्योंकि पहले तो वो जैसे कि चुप रहती थी, उन्हें ये लगा कि हाँ भाई ये चुप रहती है, बहुत ही संस्कारी है, और आगे जाके इनकी 26 अप्रैल को शादी भी हो जाती है। धूम धड़ाके से शादी होती है, मैरिज होम में शादी होती है, और ये लोग मतलब घर परिवार के सब लोग इकट्ठे होते हैं। और शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद ये लोग हनीमून पे चले जाते हैं मॉरिस। वहाँ पे जाने के बाद अतुल जी को दो चीज़ का बहुत ही अजीब सी लगी। पहला तो ये अजीब लगा कि वो जो निकिता थी वो चीज़ें धर के भूल जाती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा व्यवहार लगा ये उनको, अतुल जी को। और अतुल जी ने
चीज़ के बारे में जब तो बोला नहीं। और फिर चेकआउट करके ये दूसरी जगह को चल दिए, तो वहाँ पर निकिता बस स्टैंड पर खड़ी थी और वहाँ पर चीज़ें भूल गई थी होटल में। उनकी इस वजह से बस भी छूट गई थी। फिर ये लोग होटल गए और वहाँ से इन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, सामान लिया जो भी ये भूल गई थी निकिता। यहाँ पर निकिता को उन्होंने पूछा भी ऐसा क्यों करा आपने, तो निकिता ने हंस के टाल दी बात और बोल दिया कि मैं मतलब ये चीज़ भूल गई थी। और हनीमून के दौरान ही अतुल जी को एक बात की सच्चाई और पता चली कि जो निकिता थी, निकिता ने ये शादी दबाव में की थी, जो कि निकिता अपने मुंह से खुद बता रही थी कि ये शादी मैंने दबाव में की थी, अपनी मम्मी के प्रेशर में की थी, ऐसी कोई मुझे आपसे दिलचस्पी नहीं थी ये सब। बट अतुल को ये लगा वहाँ पर कोई बात नहीं, रिश्ते निभ जाएंगे और मैं इनको कोशिश करूँगा आगे निभाने की, और मैं इसको बहुत प्यार करूँगा और ये चीज़ें मेरे साथ मतलब कंफर्टेबल हो जाएगी और ये मेरे साथ रहें। जैसे कि एक बंदा सोचता है, वो भी अतुल जी ने भी यही सब सोचा कि मतलब ये मेरे साथ खुश रहेगी, मैं इसको हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। और ये हनीमून से ही डायरेक्ट अपना बैंगलोर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ चलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि एक पति पत्नी की चलती है। और लेकिन टाइम बीतता जाता है, जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही इन दोनों में थोड़ी सी ना दरारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इधर अतुल ना निकिता को आगे से बढ़ावा भी देता है कि तुम मतलब उसका फ्यूचर बनाने के लिए कि जॉब करो ये वो, और अतुल उसका खुद मदद करता है जॉब लगवाने में। और निकिता की जॉब भी लग जाती है एक कॉल सेंटर में बेंगलुरु के। और वहाँ पर वो जॉब ज़्यादा दिन तो टिकती नहीं है, बट हाँ लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इसकी जॉब ना दिल्ली में लग जाती है, बट ये आगे की बात है। वहाँ पर क्या होता है कि अपना ये रोल रह रहे हैं और थोड़ी थोड़ी दरारें आने स्टार्ट हो जाती हैं इन दोनों के बीच में। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे नोक झोंक और इधर से मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ, मुँह बहस, ये सब होने लग जाता है। और उसी दौरान ये प्रेग्नेंट भी रह जाती हैं निकिता के 2020 में बेबी होता है बॉय। और ये लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, मतलब हमारी ज़िंदगी में एक नन्ही सी जान आ गई और जिससे हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। इधर वो फैमिली भी खुश थी और ये फैमिली भी खुश थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट कुछ दिनों तक ही, फिर टाइम बीतता गया और इन दोनों में फिर नोक झोंक आनी स्टार्ट हो गई और थोड़ी थोड़ी तू मैं होने लगी। और इधर निकिता के जो मम्मी थी निशा सिंघानिया, वो निकिता के पास रेगुलर आती जाती रहती थी और कुछ टाइम बिता के जाती थी। तो इधर ना अतुल को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि निकिता की मम्मी कुछ ऐसी ऐसी बातें करती थी जो अतुल के समझ से पार थी। वो कुछ अजीब सी ही बातें करती थी, जैसे कि थोड़ा अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश नहीं करती थी, अलग से ही थोड़ा सा लेक्चरबाजी कर देती थी। इधर निकिता की मम्मी निशा सिंघानिया उनको ये समझाती थी कि तू अपना फ्यूचर देख, तू अपने बच्चे के बारे में सोच, ये वगैरह। ये सब मेरे हिसाब से बहुत गलत है। बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं जो अपनी बेटी को ये तो समझाती नहीं है कि अपनी फैमिली में खुश रहो और अपने मतलब फैमिली को आगे बढ़ा के रखो। नहीं, अलग हो जा भाई, अलग रह के ये सब कर, ये वो। बहुत सी मैंने देखी भी हैं और बहुत सी रियल में होती भी बहुत अच्छी हैं कि अपनी मतलब बहुत सी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं भाई, मैं ये सबको एक साथ नहीं बोल रही। उसके बाद क्या होता है कि इधर ना अतुल की जो वाइफ है वो है साला जो है अनुराग, उसको ज़रूरत थी 1 लाख रुपए की, क्योंकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला था। और इधर वो बोल देती है कि निशिता कि आप ना वो कर दो कि 1 लाख रुपए दे दो, मेरे ना भाई को ज़रूरत है, और नहीं तो मैं ना विवाद वगैरह ये सब करके कुछ बोलती है। और इधर अनुराग कंफ्यूज हो जाता है कि और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उधर वो सोचते हैं कि चलो मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ, और वो अपनी जमा पूंजी जो भी उन्होंने जोड़ा कुछ भी था उनमें से 1 लाख रुपए निकाल के नीचे उसको निकिता को थमा देते हैं और बोल देते हैं तो अपने भाई को दे दियो अनुराग को। वो बट ये सोच के देते हैं कि क्या पता हम लोगों का रिश्ता 1 लाख से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और ये मेरे पे मतलब ट्रस्ट करने लगे, मेरे पे मतलब थोड़ा सा प्यार जताने लगे और हम लोगों का ये रिश्ता मजबूत हो जाए और हम लोग आगे की लाइफ और सक्सेस से जिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी इनके आगे चुनौती सी आ गई थी और ये सोचने मजबूर कर दिया था इन्हें बाद में कि ये 1 लाख भी मैंने इन्हें क्यों दिए। तो आगे जाके क्या होता है कि 1 लाख वो दे देते हैं और उसके बाद वो बहुत सारे चीज़ें पर लड़ने स्टार्ट कर देती है। जो भी इनकी वाइफ थी निकिता, वो बहुत ज़्यादा इनसे तू मैं करनी स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो
50 लाख की रकम का प्रस्ताव रखती है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तुमसे, वो भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर। अतुल जी पे बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब दबाव सा डालते हैं कि मुझे 50 लाख चाहिए, और बहुत सारे केस भी लगाती है। कभी कोई केस लगा देती है उन पे कि मैं हमसे दहेज मांगा था 50 लाख का, और हमसे ये सब मांगा था। और वो अपने लड़के को लेकर अपने घर चली जाती है धौलपुर। वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करती है अपने मम्मी पापा, सॉरी पापा तो नहीं, मम्मी और अपनी भाई के साथ। वहाँ पर ये चली जाती है अतुल को छोड़कर, और वहाँ से ही ये बहुत सारे ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ तक कि अतुल की फैमिली में भी लगाती है कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा था 50 लाख रुपए। और उसके बाद अनुराग के ऊपर ऐसे ऐसे लगाती है कि इन्होंने मेरे साथ वो ऐसे संबंध बनाने की भी कोशिश की है, इन्होंने मेरे साथ वैसे भी बनाए हैं संबंध। बट ये जाके आगे क्लियर हो गया था, अतुल ने अपनी वीडियो में क्लियर बताया था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं रहती थी, बिल्कुल भी हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखती थी। तो संबंध ऐसे बनाने की तो छोड़ो, मैंने तो 4-5 महीने से एक प्यार से भी संबंध नहीं बनाया था। यहाँ तक कि अपने बच्चे की बोतल को भी हाइजीनिक तरीके से नहीं रखती थी, बहुत ही गंदापन रखती थी, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं रहती थी। तो इसके साथ मैं ये सब सोचता भी नहीं। तो फिर ये जाके आगे क्लियर हो गया था। तो ये और भी मतलब कि जैसे एक केस हटता तो ये दूसरा केस उन पे ठोक देती, ऐसा करके 9 केस उन पे लगे हुए थे, और सिर्फ 50 लाख के ऊपर। फिर क्या होता है कि ये ना अलग रहना स्टार्ट कर देती है, और ये अलग। तो वो ये ना इन्हें दिक्कत होती थी वहाँ से आने में, धौलपुर फिर बेंगलुरु जाने में। थकावट तो अलग होती थी, खर्चा अलग होता था। ये इस चीज़ से इतने थक चुके थे बहुत ज़्यादा कि मतलब ये क्या चल रहा है कि मैं वहाँ से आता हूँ। और यहाँ तक कि अनुराग की ये जो इनका बेटा था वो उससे भी नहीं मिलने देती थी। जब भी ये कोर्ट में आती थी कि अपने पेश करने के लिए, तो अपने बेटे को कभी भी नहीं लेकर आती थी। और यहाँ तक कि जो अतुल थे, अतुल हमेशा आते थे वहाँ से अपना वो करते थे, पहले यहाँ पर आते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद कभी इन्हें ये पता चलता था कि मेरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है, कभी ये पता चलता था कि आज तो जज बैठे ही नहीं है। और फिर ये अपने घर बेंगलुरु चले जाते थे। ये अपनी लाइफ पहले तो बहुत ही अच्छे से कर रहे थे कि अपना जॉब भी करते थे, यहाँ पे भी आते थे, और इन्होंने अपने रिश्ते को थामने के लिए बहुत कोशिश की और संभालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। निकिता को भी समझाने की कोशिश करी, पर इनके हाथ से कोई भी बात नहीं रही, और निकिता अपना ही कोई दिमाग चला रही थी। वो पहले से ही सोच समझ के शादी करी थी इस लड़की ने कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, मुझे तो जैसे कि लगता है, क्योंकि 1 साल के अंदर इतना कुछ हो गया भाई, ऐसा तो होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पर जज थी, वो जज रीता जज जो थी, वो अतुल जी से बोलती है कि आप ना ऐसा करो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं इस केस को यहीं बंद कर दूंगी। पर अतुल इस चीज़ के भी खिलाफ थी कि क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो मैं ऐसा क्यों करूं भाई। फिर उस जज ने खुद बताया कि ऐसे जो केस होते हैं 80% झूठे लगाए हुए होते हैं, और ये बात जजों को पता होती है। ये सिर्फ ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। तो अतुल ने बोला जब तुम लोगों को ये चीज़ें पता है तो आप ऐसा करते ही क्यों हो ऐसी सारी। और पहली बात अतुल ने ये भी बोला कि मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे क्यों नहीं दी गई, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के पूरे लायक हूँ, मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छे से रख सकता हूँ जितना ये नहीं रखेगी। ना मेरे बच्चे की कस्टडी दी, ऊपर से ये पैसे भी मांगती है। फिर जज ने थोड़े दिन इधर उधर से टाल के एक चीज़ रखी कि आप ना हर महीने इनको 8 से 10 हज़ार रुपये दोगे, क्योंकि ये जो वो करती हैं अपना बच्चे का ध्यान रखती हैं, अपना खर्चा आपके उससे निकालेंगी। पहले तो यही था, और उसके बाद ये पैसे बढ़ाते चले गए। पर लेकिन अतुल को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, क्योंकि अतुल क्यों दे भाई, क्यों दे, लिटरली क्यों दे। वो जब अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए तैयार है तो बच्चे की कस्टडी दो ना। अतुल ने ये सारे क्वेश्चन जज से खुद करे थे, और जज ने इस चीज़ों का जवाब भी दिया था। और फिर अतुल जी ने ये भी बोला था कि ऐसे लड़ते लड़ते तो कई पुरुष मर जाते होंगे और अपनी पूरे दम घोट लेते होंगे। तो उनकी धर्म पत्नी निकिता उनके पास खड़ी थी, तो और पता क्या बोली वो कि आप अब तक तुम क्यों नहीं गए, फिर जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा सारे का सारा मेरे ही होना है। ये उनके लफ्ज़ थे निकिता के अपने पति के लिए। और उसके बाद 1-2 दिन बाद ही अतुल जी ने ये चीज़ कर ली कि ये जो चीज़ आप लोगों को भी पता है। बट अतुल जी ने ये चीज़ बहुत अच्छी की कि वो चेकलिस्ट लगाते थे। वो चेकलिस्ट इसलिए लगाते थे और नोट्स इसलिए लिखे कि इनके पास कोई प्रूफ हो कि आगे जाके इन पे कंप्लेन हो, इनके पास कस्टडी की जाए, इन्हें जेल हो, इनको सज़ा मिले। ये सब सिर्फ उसके लिए लिखते थे और बोलते थे। अतुल ऐसे मर जाता तो इनका कुछ भी नहीं होता, और सच में अतुल की वाइफ को और अतुल के बेटे को ही सब कुछ मिल जाता। उसके बाद इन्हें कुछ हत्ते नहीं लगा। और उसके बाद अतुल जी ने एक लाइन बहुत ही प्यारी से लिखी, जिसे पढ़कर तो सच में मुझे भी मतलब
थोड़ा सा रोना आ गया। अतुल जी ने ये लिखा कि जब मैं मर जाऊँ, जो मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी के बाद वो होता है, जो भी अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, वो गंगा जी में जब तक मत बहाना, जब तक मेरी धर्मपत्नी उसकी जो सास है और उसका जो साला है उसको सज़ा ना मिल जाए जब तक। और वो सज़ा जब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरी अंतिम को उसको क्या बोलते हैं, जो वो जो होती है, जो मतलब बॉडी के पार्ट्स जो रह जाते हैं जलने के बाद, उसको गंगा जी में मत बहाना। और ये सब ना हो पाए, ना इनको सज़ा मिले, तो आप उसी कोर्ट के अंदर जाके किसी नाले में मेरी अस्थियों को बहा देना। ये लाइन सुनकर तो पूरे के पूरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि अतुल जी ने ये बहुत ही ज़्यादा वैसी लाइन लिख दी थी। और हाँ, आगे जाके इनको सज़ा मिलेगी, मुझे इतना पता है, हाँ मिलेगी तो सही, पर लेकिन उस तौर तरीके से नहीं मिलती जिस तौर तरीके से मिलनी चाहिए। और कोर्ट को कुछ ऐसे भी कानून बनाने चाहिए कि हाँ, थोड़ा लड़कों को भी देखा जाए कि लड़के ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सच में हमारे देश में आधे से ज़्यादा केस तो झूठे हैं, आरोप झूठे लगा देते हैं। जिसके साथ सच में हो रहा है वो तो ठीक है, और जिसके साथ नहीं भी हो रहा ना, वो लोग भी आगे जाके झूठे आरोप में अपने सास ससुर को, पत्नी को, पति को, उनके नंदों को, बहुत लोगों को ऐसा फंसा देते हैं कि उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि उनके पिता जो थे वो किसी बीमारी के चक्कर में चल बसे थे निकिता के, और निकिता ने अपने पिता का भी सहारा लेकर उसमें ये बोला था कि मेरे पिता इनके वजह से मरे थे, इन्होंने दहेज के लिए बोला था, जब 50 लाख इन्होंने मांग की थी जब मरे थे। बट आगे जाके ये क्लियर हो गया था कि उनके पिता को बीमारी थी, इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। मतलब कोई इंसान अपने पिता का भी सहारा ले लेता है जो कि चल बसे है, उनका भी सहारा लेकर इस केस को जीता गया था, जीतने की कोशिश की गई थी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही अतुल जी पता नहीं क्या सोच के बैठे थे अपने दिमाग में, जो इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और अपना दम तोड़ दिया। पर लेकिन जब भी अतुल जी की फैमिली अतुल जी से बातें करती थी, या उनका भाई बात करता था, या उनके दोस्त बात करते थे, वो हमेशा हंस के बात करते थे, हमेशा अच्छे बिहेव में बात करते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अतुल जी को अपने बारे में अपने माँ बाप को बताना चाहिए था कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। किसी को नहीं तो अपने भाई को ज़रूर बताता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से जितने दुखी होते हैं ना, अपने माँ बाप से बात करके, अपने भाई बहन से बात करके, अपने फ्रेंडों से बात करके हमारा शरीर हल्का हो जाता है और बहुत ही लूज फील करता है। उसके बाद हमको भी लगता है हाँ, लाइफ में सब ओके है, और आगे से वो लोग हमें अच्छी सलाह देते हैं। और ये काश शेयर करते तो आज ये कदम ना उठाते। और आप लोगों को कुछ पता हो कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई ऐसा कानून हो जो आप लोगों को भी पता हो। और पुलिस पहले से ही बहुत अच्छा सा कदम उठा लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये रीता जज, ये ऐसे जज तो बहुत सारे बैठे हैं हमारे इंडिया में क्या, बाहर भी होंगे, कि सिर्फ पैसों के लिए ही केस लड़ रहे हैं। वहाँ एक मुतलिक कुछ करके नाम था, वो जहाँ का पेश करता, वो हमेशा डेट को आगे बढ़ा देता था इनसे पैसे लेने के बाद, और बोलता था कि जज नहीं आया और ये नहीं आया, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ये आने में, वहाँ से और जाने में। अतुल जी ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में झेला है, इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, नहीं तो ऐसा कदम कोई इतनी जल्दी नहीं उठाता अपनी लाइफ के अंदर। बस मेरा तो इतना मानना है कि आप ये कदम उठाने से पहले अपनी फैमिली को देखो, और जब आपके हत्थे कुछ ना रहे तो भाई तुम सड़कों पे निकल जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हें, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। बट इतना बड़ा कदम उठाने से अच्छा तो मेरा एक भी और मानना है, जो इस पत्नी ने और ये इन सब ने ये कदम ये सब बोला है, इससे अच्छा अतुल जी इन लोगों को लुढ़का देते और उसके बाद जाके अपना बोल देते हाँ भाई मैंने ये सब किया है। ज़्यादा से अतुल जी को फिर भी फांसी की सज़ा होती, कम से कम उन्हें इंसाफ तो मिलता कि हाँ भाई मैंने अपनी पत्नी और इनको ऐसे ऐसे लुढ़काया था, और लो भाई बिल्कुल सबूत है, और मेरे को भी फांसी की सज़ा होनी है, फिर भी होनी है, क्योंकि उन्होंने तो इतना बड़ा कदम फिर भी उठाया था। तो इससे तो पहले वो उनको लुढ़काते और उसके बाद खुद अपना मतलब स्वर्गीय अतुल जी चले जाते। पर लेकिन उन्होंने ये सब ना करने के बाद अपना दम एक फ्लैट के अंदर तोड़ दिया। तो आप लोगों को इसकी स्टोरी के बारे में पहले भी पता होगा, और मैंने इस बारे में थोड़ा सर्च करके और बनाया। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।